अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पंजाब के एक 5 स्टार होटल के हालात देखें तो आपको लगता है कि जिस तरह पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा इनकलाब आने वाला है। कमरे बुक करवाए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वहाँ पर घमसान का रन पड़ा हुआ है और परवेज़ इलाही साहब और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे घूमती घामती फिर रही है कि जैसे अब पाकिस्तान के अंदर किसी नए कायदे आज़म का जन्म होने वाला है। जो अपोजिशन है वो अब ताकत में आना चाह रही है। जो ताकतवर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, वो सोच रहे हैं कि अगर इनके बंदे भाग गए तो हमारा अभी भी चांस है। आपको लगेगा जिस तरह कि पाकिस्तान सियासी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस निज़ाम के जो विक्टिम्स हैं वो अभी भी हर तरफ से दादरसी के लिए दरख्वास्तें लेके फिर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं होगी। खुदा खुदा करके नैब का एक चेयरमैन लगा दिया गया। आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम सामने आ गया। आफ्ताब सुल्तान साहब के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इस नैब ने अपनी साख को जिस बुरी तरीके से आग लगाई है उसको रिस्टोर करना सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो तब तक नहीं होगा जब इसके विक्टिम्स को तसल्ली नहीं होगी। तैयबा गुल केस से अब आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तैयबा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और उस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आमना जंजुआ साहबा से भी बात करेंगे। वो भी एक्स चेयरमैन नैब की डसी हुई हैं और बहुत अरसे से देख रही हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के कारनामे क्या हैं। अब आते हैं तैयबा गुल के केस की तरफ। नैब को नया चेयरमैन मिल गया है। अब होना तो ये चाहिए कि नैब चूँकि एक वेवर्ड तरीके से काम कर रहा था, बदतरीन इल्ज़ामात की जद में था। एक्स चेयरमैन साहब नैब को जिस हालत में छोड़ कर गए हैं उससे तो लगता है कि इस इदारे के अंदर मासवाए खुराफात के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो डीजी साहब ने बातें की और उसके ऊपर जो एक्टिंग डीजी नैब थे उनका ये नखरा कि हमें गलत तरीके से बुलाया गया है। इससे आपको पता चलता है कि जब इदारे का अपना एहतसाब होने लगे, कोई भी इदारा हो, तो उसके अंदर के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो काम कैसे करते हैं। नैब चेयरमैन की तैनाती के बाद अब देखना ये है कि ये कलें दुरुस्त होती हैं या नहीं। और जो नैब की प्राइम विक्टिम इस वक्त इन टर्म्स ऑफ, वैसे तो बहुत सारे विक्टिम्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीडिया हाइप तैयबा गुल हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उनके ख्याल में नैब के चेयरमैन की तैनाती के बाद अब उनके केस के ऊपर क्या पेशरफ्त होनी चाहिए। तैयबा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अब नैब का चेयरमैन आ गया, पहले इदारा खला में काम कर रहा था, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात थे वो इस इदारे को चला रहे थे। अब आपके ख्याल में बतौर विक्टिम जिसके क्लेम्स हैं और वो हम डिस्कस करेंगे, अब क्या उम्मीद है कि अब क्या होगा। तलत साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नए चेयरमैन आए हैं वो इस पर खुद ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की एक मैंने एप्लीकेशन दी हुई है जिसको तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हो गए, तो उस पर कोई आज तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। और मैं चाहती हूँ कि उस पर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें। पहले अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो उनकी काली भेड़ें हैं उनको निकालें बाहर, ताकि ये डिपार्टमेंट, क्योंकि खुद अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है, तो अपनी अकाउंटेबिलिटी पहले करें, उसके बाद जो है ताकि ये दूसरे लोगों की कर सकें। तो आप कहते हैं कि घर से वो आगाज़ करें एहतसाब का, ये आपकी प्राइमरी तवक्को है। बिल्कुल। ज़रा कल की जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर आइएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बतौर सहाफ़ी जब हम उसको देखते हैं तो उसका बहुत वज़न है। वो जो है ना, अगर सही तरीके से काम कर रही हो तो वो निज़ाम के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो हाथी इनको गिरा सकती है। कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या हुआ, आप उसको कैसे देखती हैं। सबसे पावरफुल कमेटी हम उसको समझते हैं, क्या हुआ वहाँ पे। तल्ला साहब, सबसे पावरफुल कमेटी है, एक मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है जिस पर जा सकते हैं और वो किसी भी शख्स को बुला सकते हैं। मैं एक एज आ स्टूडेंट ऑफ लॉ होते हुए ये चीज़ समझती हूँ कि वो उनके पास इख्तियारात हैं, वो किसी को भी बुलाया जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अभी तक डीजी शहजाद सलीम के अरेस्ट वारंट नहीं निकले, उनको अरेस्ट करने की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। बिल्कुल ऐसा होगा जब वो गिल्टी हो जाएंगे तो उनके ये भी निकलेंगे, ये दिन इंशाल्लाह आएगा और मैं ये दिन लेके आऊँगी। लेकिन उनको इतना डर है, डर इस वजह से है, उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया हुआ है, उनके अंदर गिल्ट है। इससे पहले ही वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, और जिसमें मैं भी उस केस में जाके पार्टी बनी। उन्होंने ये कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होती है हमें बुलाने वाली, और हमें वो बुला नहीं सकते और हमें स्टे दिया जाए। तो जज साहब ने स्टे नहीं दिया। लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदलिया से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर किसी और मुल्क में किसी अदारे के सरबराह पे या इतनी पावरफुल सीट के ऊपर एक बंदा बैठा, उस पर अगर इल्ज़ाम आता है तो फ़ौरन उसको हटाया जाता है,
उसकी इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद कोई फैसला होता है। लेकिन तो ऐसे आपको लोगों हैरानी हुई जो कोर्ट ने किया? मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कुछ है उस पे आता हूँ। आपको जी हैरानी हुई जो कोर्ट ने किया, रोक दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक्शन लेने आप बिल्कुल हैरानी हुई। और एक उनकी ही एक लॉ की स्टूडेंट है जो कि उनको पता है कि अदलिया में धक्के खा रही है, लेकिन उन्होंने एक पावरफुल बंदे का साथ देने की कोशिश की और उन्होंने उसको बिल्कुल रोक दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। मतलब स्टे नहीं दिया, लेकिन एक तरह का स्टे दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इनको वारंट इशू ना किए जाए, हालांकि उनको चाहिए था कि आप अकाउंटेबल हों, जाके वहाँ पे जवाब दें और उस इंक्वायरी का सामना करें। उसके बाद सर वो गए हैं, मैं बात करना चाहूँगी पीएसी में। उसके बाद वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे आप उनकी फ़िरौनियत देखिए। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये सब नहीं किया होगा जो मेरे इल्ज़ामात हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप उनकी लैंग्वेज देखें, उनकी फ़िरौनियत उनके लहजे से झलक रही थी कि जो उन्होंने इस्तेमाल की वहाँ पे लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, मेरी भी फैमिली ने वो चीज़ें सुनी, पूरे पाकिस्तान ने सुनी। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि मेरी 2 बेटी हैं और 1 बहन है, तो मैं भी बेटी हूँ, किसी की इज़्ज़त हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में गाली नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनकी बहनें और बेटियाँ मैं उनसे पूछेंगी। डायरेक्टली बता देता हूँ सर समराइज करके कि उन्होंने जी क्या कहा, ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली वो कह रहे हैं जी कि आप तो ये कारोबार करती, मैं लफ्ज़ और नहीं इस्तेमाल कर रहा, कारोबार करती हैं, आपके ऊपर एफआईआर्स हैं, आपके ऊपर मुकदमात हैं, आप फ्रॉड करती हैं और आपको मीडिया के अंदर जो है ना एक बिल्कुल साफ सुथरी रोल मॉडल के तौर पर, विक्टिम के तौर पर पेश किया जाए। मैं समरी में बता रहा हूँ आपको कि वो अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहा ना उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कहा। तो आप उधर से कह रहे हैं कि वो तो डरे हुए हैं। ये डरे हुए शख्स का बयान तो नहीं है, ये डरे हुए शख्स का बयान है। उनके अंदर अभी फिरौनियत है, उनको पता है कि मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, मेरे पीछे बहुत पावर्स हैं और ये एक लड़की क्या कर लेगी। मैं इसका मीडिया ट्रायल जैसे मेरे उन्होंने पहले किया, मेरा उन्होंने जब केस बनाया था, मेरा इतना हाइप में मीडिया ट्रायल हुआ, उसके बाद मैं एक्विट हो गई। क्या नैब को सॉरी करना चाहिए? क्या उनको सामने आके कहना चाहिए कि ये एक्विट हो गई थी? और एक्विटल हमने का ऑर्डर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं नाज़रीन को, एक्विटल का ऑर्डर है बाकायदा, जी एक्विट हो बिल्कुल, गई। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस लड़की को इस केस में घसीटा गया है। तो सर अगर मेरे मीडिया ट्रायल पे मेरी भी फैमिली थी, इन्होंने कल कहा कि मैं अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदा हो गया हूँ, तो मेरी भी फैमिली है सर। क्या मैं शर्मिंदा नहीं हुई थी उस वक्त मीडिया ट्रायल में? अगर मैं आके सच बोल रही हूँ तो ये उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर मेरे ऊपर केसेस थे, इतनी सारी चीज़ें थी, तो मेरे केस पे ट्रांसफ़र करते, नैब में ले जाते और मुझे सज़ा दिलवाते। लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको कुछ मिला नहीं, और अभी भी इनको कुछ नहीं मिला। ये इधर उधर धक्के खा रहे हैं, इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोर्ट में स्टे लेने चले जाते हैं। जब मैं कोर्ट में जाती हूँ वहाँ पे कोई इनके पास जवाब नहीं होता। फरवरी से 2022 से मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इनके अगेंस्ट, जिसका आज तक नैब जवाब नहीं दे सकी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ये हर रोज़ कोर्ट जाने के लिए तैयार है। अच्छा, इल्ज़ामात की जो बात है ना, वो इल्ज़ामात आपके भी बहुत डायरेक्ट हैं। अब इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है आपका जो मौक़िफ़ है उसकी समरी में फॉर्म में कर देता हूँ। अगर कहीं गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक तो आपने जो एक्स चेयरमैन हैं जावेद इकबाल के बारे में मुफस्सल बताया कि कब से वो आपका पीछा कर रहे हैं, किस तरह आपको फ़ोन पर हरास करते रहे, किस तरह आपको धमकियाँ देते रहे, किसी और के पास गई तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, फिर गिरफ़्तार करवाया गया, फिर आपके जब लाहौर आपको ले जाया गया तो आपके कपड़े फट गए थे, फिर डीजी नैब के कहने पर मेरी तलाशी के लिए मुझे बेलबास किया गया, कैमरा लगाया गया, बनाना किया गया, वीडियो बनाई गई, शौहर गिरफ्तार थे, उनको मेरी वीडियो दिखाई गई। मतलब आपके इल्ज़ामात की फहरिस्त बड़ी तवील है। नाउ व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि आप इसको साबित कैसे करेंगे? तल्ला साहब, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। जो चीज़ें मैंने की हैं, जो बातें की हैं, इन सब चीज़ों का मेरे पास प्रूफ है। कल शहजाद सलीम साहब एक चीज़ माने, उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे इसको गिरफ्तार किया गया। रात के 2 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी थी जिस केस में मैं एक्विट हो चुकी हूँ कि रात के टाइम ये मुझे आधी रात को एक सिटी से अरेस्ट कर रहे हैं, मेरा ट्रांजिट रिमांड नहीं ले रहे हैं, मुझे किसी वुमेन पुलिस स्टेशन में नहीं रख रहे हैं, फिर मुझे सारी रात ट्रैवल करके मेरे साथ बदतमीज़ी जो भी गाड़ी में होती है वो एक अलग स्टोरी है, मुझे लेके जाते हैं। उसके बाद सुबह इन्होंने कल ये भी कहा कि इनको वहाँ पे लाहौर नैब का जो ऑफिस है वहाँ पे ले जाया नहीं गया। उसके बाद खुद ही इतने बुखलाए हुए हैं कि इनके अपने बयान इनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे इनको ले जाया नहीं गया, लेकिन वहाँ पे एक तार लगी हुई थी, कैमरा नहीं था। तो अगर वो तार मैं देख सकती हूँ तो मुझे हवाओं में तो नज़र नहीं आएगी, मुझे कैमरा नज़र आया था। ये अगर तार मानेंगे, कैमरा भी मानेंगे, कैमरे के भी मैं प्रूफ दूंगी। इनका अपना ही एहलकार कह रहा है कि वहाँ पे वीडियो बनाई गई थी और वीडियो डिलीट कर दी गई, इतना सीरियस मैटर की वीडियो डिलीट कर दी गई।
और वहाँ पे मतलब उन्होंने रिकॉर्ड नहीं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि उनके बयानात के तजादात अपनी जगह पर, लेकिन आप बारे सबूत जो है इन इल्ज़ामात का, जब मुकदमा चलेगा किसी भी फोरम के ऊपर चले, कैसे भी चले, वो आप पर होगा। तो आपके पास जिसको कहते हैं इनकंट्रोवर्टिबल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि ये बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं। हर चीज़ के शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, और ये शवाहिद मैं वहाँ पे दूंगी जहाँ पे मेरी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी कमीशन का ऐलान हुआ है, आई होप कि वो जल्दी कंप्लीट हो, और उसमें मैं हर चीज़ दूंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि वो अगर इंक्वायरी कमीशन सामने लाना चाहे, अब मैं कमीशन में ही दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मीडिया पे वो चीज़ें दोबारा आए। ना ही हम आपको कभी कहेंगे कि आप आपके इंटरव्यू के अंदर, पिछला एक इंटरव्यू आपका हुआ, उसमें आपने ये भी कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया। आपने ये भी कहा कि वो वीडियोस आपसे ली गई चेयरमैन नैब की और फिर मीडिया पे चला देंगी। आपने ये भी कहा, कितना आपने 1.5 माह का कहा था, ये बड़ा तवील अरसा है। ये वही प्राइम मिनिस्टर हाउस है जो पहाड़ी के ऊपर है, जो जहाँ पे वज़ीर आज़म जो जिसको यूनिवर्सिटी बनाना था, ये वही वाला है। तो वहाँ पे एनेक्सिस भी हैं साइड। तो मैं आई वांट टू नो कि आप कहाँ पे थी वहाँ पे। वैसे अमूमन प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, नाज़रीन आप कंफ्यूज करते हैं, ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है जिसके ऊपर बड़े बड़े गुंबद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस जरा पीछे करके है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एनेक्सी में आपको रखा हुआ था, कहाँ पे रखा, वो तफसील तो बताएं। सर एक रूम तक मुझे महदूद किया गया था और वहाँ से मुझे निकलने की इजाज़त नहीं थी, और शाम को मगरिब की जब अजान के बाद अंधेरा होता था तब थोड़ी मुझे परमिशन होती थी। सिर्फ क्या बाहर गार्ड थे कमरे पे, क्या थे, क्या मुझे जरा माहौल तो बताएं वहाँ पे क्या गार्ड थे। गार्ड मतलब इस तरह के नहीं थे कि यूनिफॉर्म में हों, प्राइवेट गार्ड थे, जैसे कि वो वैसे सिविल कपड़ों में होते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने भी मास्क लगाया होता था। बिल्कुल मुझे बाहर निकल के परमिशन तो नहीं थी, लेकिन मुझे रूम में हर चीज़ प्रोवाइड की जाती थी, खाना पीना, मेरे हस्बैंड को, मुझे फ़ोन के अलावा फ़ोन की सहूलत नहीं थी, मेरे फैमिली के साथ रब्ता नहीं था। मेरे बार बार बोलने पे और शोर करने पे मेरा रब्ता करवाया गया 2-3 दफ़ा, 1 महीना 15 दिन पूरा। ये सिर्फ वो है जो मुझे उन्होंने वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में रखा, जो कि कहते थे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उसके अलावा जो 3 साल में कैद में रही, मैं इन लोगों के हब्से बेजा में रही, इन लोगों के कंट्रोल में रही, वो भी तो एक तरह की कैद। लेकिन साहब मैं वापस पीएम हाउस में जाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं, वो कुछ सच हैं, कुछ झूठ हैं, कुछ फ्रॉड हैं। इल्ज़ामात के अंदर हेलीकॉप्टर अगवा से लेके तो कत्ल व गारतगरी से लेके और मुल्क तोड़ने से लेके इस किस्म का इल्ज़ाम कि पीएम हाउस के अंदर किसी जिनसी हरासगी के विक्टिम को और उसके हस्बैंड को 1.5 महीना उनकी मर्जी के बगैर रखा जाए, ये कभी नहीं लगा। तो मुझे बताइए कि 1.5 महीने में आपका हैंडलर कौन था, कौन हैंडल कर रहा था आपको, कोई आपसे इंटरेक्ट कौन करता था? सर इंटरेक्ट काफ़ी लोग करते थे, लेकिन उसमें जो मेन जिनको मैं जानती हूँ वो आज़म खान थे, उनके स्टाफ के लोग थे कुछ, और उसके अलावा जो लोग थे सर वो मास्क में मोस्टली मुझे मिले हैं। जब कॉल करते थे तो नाम मुझे जाहिर है वो तो अपना इसमें आपकी मर्जी मंशा कोई नहीं थी, आपने उनको बताया कि मैंने जाना है, या उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, खाओ पियो यहाँ पे आराम करो? बहाने किए, और मैंने उनसे कहा किसकी एक मंशा होगी या अपनी मर्जी होगी कि वो जाके आपसे बेजा में बैठ जाएगा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, जो कि मेरे हस्बैंड पूरी फैमिली को हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने पूरी फैमिली भी चलानी है, मेरी फैमिली है, लेकिन ये कि वहाँ पे उन्होंने हमसे बगैर पूछे, मेरी उसकी मर्ज़ी के बगैर, मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे रखा, और 1 महीना 15 दिन रखा, और ये कह के रखा कि आपकी इंक्वायरी चल रही है और आप यहाँ पे रहें क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कुछ भी नहीं थी, मुझसे एक एफिडेविट ज़रूर साइन करवाया गया था। इसके अलावा वो पढ़ा आपने, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें कुछ नहीं लिखा था। मैंने उनसे पूछा कि मैं इस तरह से साइन नहीं करूँगी, ये ब्लैंक है। तो उन्होंने ये कहा कि पोर्टल पर जो इंक्वायरी हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है, तो आप इस पर कर दें, इसका कोई इशू नहीं है, तो आप ट्रस्ट करें। वो भी मैंने किया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी स्टार्ट नहीं। बेसिकली आपसे वो शवाहिद लेने थे एक्स चेयरमैन नैब? बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे के सारे आपने दे दिए? वो आपने किस एतमाद में दिए शवाहिद? सर एक मुल्क का हेड, एक वज़ीर आज़म मुझे एतमाद दिला रहा है, मुझे यकीन दिला रहा है कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका वो इंतकाम, मतलब उसका पूरा वो लिया जाएगा, इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इंसाफ होगा। तो कौन यकीन नहीं करेगा कि एक बंदा, कोई आम बंदा कहे तो चलो बंदा नहीं मानता। तो इस यकीन पे, इस भरोसे में वो उनको मैंने एक अमानत के तौर पे वो चीज़ें दी। तो आप ये भी साबित कर पाएंगे कि आप 1.5 माह वहाँ पर बिल्कुल सर, बिल्कुल साबित कर कहना और बात साबित कर। मैं साबित करूंगी, मेरे पास उस चीज़ के प्रूफ हैं, उस दिन की मेरी पूरी कन्वर्सेशन, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, हर चीज़ मेरे पास है।
कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके पास है? बिल्कुल, कॉल जो रिकॉर्ड है मेरे पास, मतलब उस दिन की जो जो कॉल्स थी जिस नंबर से आई थी वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अच्छा सर, अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। इस सारी बात से आपको इस निज़ाम के बारे में क्या पता चला? सर इंतहाई गंदा निज़ाम है, इंतहाई गंदा निज़ाम है पाकिस्तान का, कि एक औरत जब इंसाफ लेने जाती है तो उल्टा उसका करैक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है। जैसे कि कल डीजी शहजाद सलीम साहब अभी भी बाज नहीं आए, अभी भी वो मेरे करैक्टर पे बातें कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको एक नमूने के तौर पे बना दूंगी केस को, कि किसी औरत को इतना इतना ज़्यादा आप डिग्रेड ना करो, क्योंकि मेरा सर सारा डर निकाल दिया इन लोगों ने, खुद मेरा डर निकाल शुरू में दिया। आप डरती थी? मैं बिल्कुल डरती थी, जो जब मैं मुझे ये पकड़ के लेके गए थे वो तैयबा बिल्कुल और थी। जब जेल से मैं निकली हूँ मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, अब वो तैयबा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने डिसाइड किया इनफ इज इनफ, मैं वो तैयबा नहीं रह सकती? टर्निंग पॉइंट क्या था? तब्दीली कब आई आप? सर जिस दिन ये मुझे ये वीडियो आउट हुई, और उस दिन मेरा बिल्कुल यकीन टूट गया सिस्टम से, बिल्कुल मेरा मतलब फैमिली मुझे छोड़ गई, मेरी सारी, मेरे लॉयर्स, मेरे फ्रेंड्स, पानी पीजिए। इवन मेरी कॉल तक कोई अटेंड नहीं कर रहा था। वो एवरीबॉडी थॉट के आप जो हैं वो विक्टिम नहीं है, आप बेसिकली मुजरिम हैं। एवरीबॉडी थॉट। जी। और वो रात एक मैंने, जब मेरे घर पे इन्होंने, मेरे पे 3 पर्चे इस्लामाबाद में हुए, मेरे ऊपर इन्होंने रेड किया, तो वो पूरी रात मैंने सारी कब्रिस्तान में गुजारी थी। उस रात में मेरे दिल से सारे डर निकल गए थे। टिश्यू दे। कब्रिस्तान में क्यों, इफ आई मे आस्क? ले ले। आई एम सॉरी सर। नो नो, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। सर मैं इन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ, और मैं जब ये चीज़ें याद करती हूँ तो तकलीफ होती है मुझे। मैं ये सारी चीज़ें फेस मैं कर माजरत चुकी हूँ। चाहता हूँ कि मुझे ये सारा करना पड़ा, जहाँ पर आप समझे कि आपने इसका जवाब नहीं देना तो। सर कब्रिस्तान में इसलिए कि मेरी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी मेरा रास्ता मेरा किसी के साथ नहीं रहा, मेरे लॉयर्स मुझे छोड़ गए बिल्कुल। तो उस रेट से बचने के लिए कि मैं यहाँ से बचूँ तो मैं कुछ कर सकूँ, तो वहाँ पे मुझे कुछ और सेफ जगह, जो कि ख़तरनाक जगह समझी जाती है, एक आम लड़की, मैं डरती थी कब्रिस्तान जाते हुए, लेकिन उस रात मुझे लगा कि सबसे सेफ प्लेस पाकिस्तान में शायद सिर्फ कब्रिस्तान है। I'm so sorry sir. No, no, it's all right. No, no, absolutely nothing to be sorry about. Absolutely not. तो सर उस वक्त मेरा सारा डर निकल गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इनको फेस करूंगी। मेरी आवाज़ दबाई गई, मुझे दबाया गया, मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया गया, मुझे थ्रेट्स दिए गए, लाइफ थ्रेट्स दिए गए, लेकिन मैं अपनी जंग लड़ती रही। मीडिया बिल्कुल खामोश हो गया। क्यों खामोश करवाया गया? अगर बीच में बिल्कुल साइलेंस हो गया, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे केस जो है ना वो गायब हो गया था। बिल्कुल साइलेंस हो गया। और मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादा मेरे से बेहतर समझेंगे कि आप लोगों को कहाँ से कॉलें आती थी कि इस केस पे बात नहीं करनी। तो सर उस वक्त से मैं लड़ रही हूँ। उस वक्त से मैंने रेफरेंस, जब इन्होंने फाइल किया, इनसे मैंने पूछा आज़म खान साहब से, इनके स्टाफ से, कि आप लोगों ने कहा था इंसाफ होगा, उल्टा मेरे पे रेफरेंस फाइल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि नैब अपनी फेस सेविंग कर रही है, आप परेशान ना हो, ये एक फॉर्मेलिटी है, आपका जो है रेफरेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। वो भी खैर इन्होंने क्या ख़त्म करना था सर, मैंने खुद वो उसका रिकॉर्ड है सारा, उसमें कोर्ट में है कि मैं खुद जाके हर डेट पे जाती रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड जाके हमने फाइट करके उसको मेरिट पे ख़त्म करवाया, केसेस ख़त्म करवाया। आपके शौहर आपके साथ रहे? बिल्कुल मेरे साथ रहे। जब उनको मैंने बेल आउट बाहर करवाया, बेल करवाई उनकी, जब बेल आउट होके बाहर आए तो उन्होंने मेरा साथ दिया, और कदम पे मेरा साथ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि आपने एग्जाम्पल बना देना है इस केस को कि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी कभी हरकत ना करे, और ऊपर से जो विक्टिम है उसको मुजरम ना बनाए, तो आपने ये, आपके लिए अब ये पर्सनल बैटल है, बिल्कुल इसमें कोई जो है ना लगी लिपटी नहीं। अगला स्टेप क्या है आपका? अगला ये है कि सर मैं इस केस में आगे हर फोरम पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हाई कोर्ट भी गई हूँ, अगर हाई कोर्ट में भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी। कल जो डीजी शहजाद सलीम साहब ने मेरे बारे में लैंग्वेज यूज़ की है और उनको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, मैं वहाँ पे होती तो शायद उनका मुंह तोड़ देती, लेकिन अफसोस कि मैं वहाँ नहीं थी। लेकिन मैं उनकी लैंग्वेज में उनको जवाब नहीं दूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं पुलिस में FIR करवाऊंगी, मेरे से जो हो सका। सर सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो मैं ये केस लड़ूंगी या ये लोग मुझे मार दें।
तीसरा रास्ता मेरे इस वक्त मेरे जहन में कोई नहीं है। ये जितनी करैक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं करें, मुझे गालियां दे, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं इनके खिलाफ फेस करूंगी, इनको लड़ूंगी इनके साथ। आई हैव टू लीव इट देयर। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, आप सुन रहे थे बातें तैयबा गुल की। आप बीती सुना रही थी आपको उस निज़ाम का जो जबर और उसका तसल्लत और उसका जो चुंगल है उसके बारे में बता रही थी। मैं इस पर कोई जजमेंट नहीं पास करता। कोर्ट के अंदर ये मामलात हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने मामलात हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कमीशन बनाने का कहा हुआ है। इमरान खान साहब हमें रियासत मदीना की तलकीन करते हैं। वैसे चलते चलते इमरान खान साहब से कभी आपने कोई पैगाम वगैरह उनको देना है आपने? सर, जो पहले वो दे चुकी हूँ उनको चीज़ें, उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ मदीने की रियासत में होते हुए कि एक औरत का जुल्म हो रहा है, उसको आप इंसाफ दिलाएं। तो उसमें मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो मैं अब उनको कोई दोबारा पैगाम भी नहीं देना, बात भी नहीं करना चाहती सर। आई हैव टू लीव इट देयर। अगले सेगमेंट के लिए तैयार रहिएगा। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। तैयबा गुल के आपने जो ऑडियल है, जो उसके ऊपर अजाब गुजरा, उसकी सिर्फ आपने एक झलक देखी। ये 19 मिनट के अंदर जो कुछ एक औरत के साथ इस निज़ाम ने साल से किया, उसकी समरी भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक शख्स है जिसके ऊपर ये निज़ाम जबर करता है। जो ताकत की गलाजत है वो अपना एहतसाब नहीं करती, वो अपने आप को फैलाती रहती है, कभी निकम्मेपन की सूरत में, कभी जिनसी हरासा करने वाले रवैये की सूरत में, कहीं आउटराइट वायलेशन की सूरत में ह्यूमन डिग्निटी के। हमारे पास सामना मसूद जंजुआ साहिबा मौजूद हैं जो चेयरपर्सन है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप। और किसी शख्स ने पाकिस्तान में इतने तसलसल के साथ गुमशुदा अफराद के लिए, ये इनकी एक ज़ाती स्ट्रगल थी जो तमाम लोगों की नुमाइंदा स्ट्रगल में तब्दील हो गई, इतना काम नहीं किया जितना आमना साहबा ने काम किया। मेरी इनके साथ बहुत पुरानी मुलाकात है, ऑन एयर मुलाकात बहुत तवील अरसे के बाद हो रही है, जिसकी वजूहात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं था 4 साल से। आमना साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा, अभी मैंने तैयबा गुल का इंटरव्यू किया और बीच में वो रोने लग गई, उन पर जो बीती बहुत ही एक रूह फुरसा किस्म का एक बयानिया था उनका। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या ताकत है जो एक्स चेयरमैन नैब हैं, जो गुमशुदा अफराद के कमीशन को भी हेड कर रहे थे, कि वो नाकाबिले गिरफ्त समझे जाते हैं पाकिस्तान में? क्या वजह आपके ख्याल में? बस आप देख लीजिए कि इतनी गवर्नमेंट्स आई और गुजर गई, तकरीबन 5 गवर्नमेंट्स के दौर ये देख चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से जब इनको सेकेंड कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बना है 2011 में, तो उसके बाद से लेके अब तक बेशुमार गवर्नमेंट गुजर गई मगर इनको नहीं हटाया जा सका। और हम कंप्लेंट करते रहे, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने एक पिटीशन की थी जो कि सुनी ही नहीं गई। तो अब जब भी हम इनके खिलाफ कहीं भी कंप्लेंट की जाती थी, कहीं भी कोई मैं ऐसी बात कर दूं तो फौरी तौर पे इनकी तरफ से प्रेस रिलीज आ जाती थी, और जो कि मतलब ये कि हमारे ही ऊपर एक प्रोपेगेंडा मिशन शुरू हो जाता था। तो क्योंकि वो इतने वेल कनेक्टेड और इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली वो थे, इन्फ्लुएंशियल, कि कोई इनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो अच्छा, ये जैसे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये आपको अब पता चला उस खातून वाला वाकया, ये मुझे पता चला था, काफ़ी अरसा हो गया। इस टाइप के और भी वाकयात हैं। ये जरा व्यूअर के लिए हम बता दें कि आपने रिस्पांस बहुत वीक है। हामिद मीर को जो इंटरव्यू दिया था, जिस खातून का आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें एक पठान फैमिली की औरत ने मुझे बताया कि मैं आइंदा कमीशन नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ परेशान किया जा रहा है, मैं उसकी समरी बयान कर रहा हूँ। वो खातून मेरे दफ्तर यानी आपके दफ्तर में आकर बहुत ज़्यादा रोई थी। आपके बयान के मुताबिक उन्होंने आपको बताया कि जावेद इकबाल ने कहा था तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। ये भी मौक़िफ़ आपका है कि कोई खातून जब मना करती थी चेंबर में जाने पर तो जावेद इकबाल का मूड ख़राब हो जाता था। आपने यकीन दिलाया नूर आलम जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, कि मेरे पास गवाह हैं, उनको लेकर सामने आऊँगी। तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि ये ताकत में आकर काम क्या करते रहे हैं, मामला ये भी है कि उसकी अब्यूज़ जो है वो किस तरीके से होती रही। बिल्कुल बिल्कुल जी। और देखेंगे ये कितनी वीक और कितने सप्रेस्ड लोग हैं, ये कितने इंतहाई मजलूम लोग हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं है और इनके कमाने वाले नहीं हैं। इनके सर पे जैसे इनका बाप होता है, भाई होता है, शोहर होता है, वो नहीं है। तो ये बिल्कुल वल्नरेबल ख़वातीन हैं
और वो एक मसीहा समझ के आती हैं कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, ये हमें हमारे प्यारे हमें वापस दिलाएंगे, उम्मीदें लेके आती हैं। आप खुद सोचिए कि उनकी उम्मीदों का किस तरह से वो चकनाचूर हुई होंगी। और पता नहीं कितने और ऐसे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। तो हम एक ये तो सोचें कि एक जज, एक ऐसे जो हस्ती जिससे कि इंसाफ देना है, और वो हमें ये उसकी तरफ से हमें ये मिल रहा है, तो कम से कम हुकूमत की तरफ से इतना असर्शन तो आना चाहिए था कि उनको फौरी तौर पे कहा जाता कि आप रिजाइन दें, आप स्टेप डाउन करें। बजाय इसके उन्होंने कमीशन बना दिया, जो कि आपको पता है कि कमीशन की आज तक कभी रिपोर्ट सामने आई है? जो कमीशन ये जबरी गुमशुदगी के कमीशन, उनकी रिपोर्टें सामने नहीं आई। और एबटाबाद कमीशन देख लें, जितने भी आप कमीशन उठाए किसी की रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो हम तो इसके साथ ताउन करने को तैयार हैं, मगर ये कि गवर्नमेंट अपनी पावर थोड़ी सी तो शो करे और एक ऐसे शख्स को फौरी तौर पे हटाया जाए। जब नैब से उन्हें हटा दिया गया है, उनकी जो भी मुद्दत थी, अब 2023 तक इसका भी उन्होंने जो पीटीआई गवर्नमेंट ने मिसिंग पर्सन्स कमीशन को भी जारी रखने का ये हुआ है ऑर्डर। तो अब 23 में तो खत्म होना ही है ये कमीशन। कम से कम इनके सरबराह को तो फौरी तौर से हटाया जाए। तो इनकी मौजूदगी में गुमशुदा अफराद जैसे हसास मामले के ऊपर क्या पेशरफ्त हो सकती है, ये जानते हुए कि आपने इनके बारे में क्या बातें की और तैयबा गुल क्या बातें कर रही? कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत इसमें अच्छे लोग भी हैं जो कि शरीफ नफ्स हैं और सब कुछ हैं, मगर वो सब रिटायर्ड लोग हैं और वो इसको एज ए जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, उन्हें हमदर्दी होगी जो लोअर तबका है या जो सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं, बहुत शरीफ और वो बहुत पुराने सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर्ड हैं, तो उनकी इंटेंशंस बिल्कुल सही है। मगर ओवरऑल ये जो कमीशन एक बंद गली में जा चुका है, जो कि जिसका सरबराह एक ऐसा शख्स हो जो कि जिसके किरदार के ऊपर इतनी उंगलियां उठी हुई हों। और मतलब आप तैयबा गुल की तो कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक आर्टिकल भी इसके ऊपर आया है, दिस इज मिस्टर जस्टिस, जिसमें कि बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया गया है कि ख़वातीन जहाँ भी उनके साथ इस्तेहसाल होता है, जहाँ भी उनके ऊपर इस तरह की हरासमेंट की जाती है, तो उनकी कहीं पे बात नहीं सुनी जाती, उनके ऊपर यकीन नहीं किया जाता। उस बेचारी को किस लेवल तक जाना पड़ा। She has to, you know, do for the video। उसने किस कर्ब से वो गुजरी होगी कि उसने वो वीडियोस हासिल किए हैं। तो हमें ये कम से कम इतना मार्जिन रखना चाहिए कि ख़वातीन किस जुल्म से गुजर रही हैं, और फौरी तौर पे इसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे दुखों का कोई, जैसे आप ठीक है दूर तो नहीं कर सकते, मगर ये कि कम से कम जख्मों पे मरहम रखने की तो कोई एफर्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये रियासत के इदारों के चहीते भी हैं, क्योंकि अगर आप चहीते ना हो तो फिर आप एबटाबाद कमीशन के अंदर नहीं बैठते, अगर आप चहीते ना हो तो गुमशुदा अफराद के कमीशन के ऊपर नहीं बैठते, अगर आप चहीते ना हो तो नैब के अंदर आप वो काम नहीं करते जो ये करते रहे, और अगर आप चहीते ना हो तो फिर ये छूट भी अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये अपने CV पे बड़े जोम के साथ लिखते हैं कि इन्होंने गुमशुदा अफराद के ऊपर बड़ा काम किया। आप तो तमाम कच्चे चट्टे से वाकिफ़ हैं, बताइए तो सही कि कितने कॉम्पिटेंट हैं ये? बिल्कुल, ये तो कम से कम कई सालों से तो ये यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं, और हमेशा इनका ऑफिस लॉक्ड होता है। तो क्या काम करते हैं? रिपोर्ट भी ये खुद तो नहीं लिखते, ये तो इनके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर जज नहीं, क्या ऑफिस बंद होता है इनका, ताला लगा होता है? इनका ऑफिस बंद होता है हमेशा, मतलब तकरीबन काफी अरसे से बंद होता है इनका ऑफिस। और जब ये आते थे, जब ये 1-2 साल पहले की बात है, तो तभी ऐसे वाकयात पेश आ रहे थे। और उसके बाद फिर जाहिर है कि ख़वातीन तो इनके करीब भी नहीं जाती थी। फिर ये कि उन्होंने यही जब हमने 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट की मीडिया के थ्रू के इनको हटाया जाए, तो उन्होंने मतलब ये कि उसका वो आ जाता था कि मैंने एक हर प्रेस रिलीज़ देनी शुरू कर दी हर महीने कि हम इतने रिहा हो गए, इतने घर आ गए। असल में रिहा नहीं हो रहे थे, असल में ये जो कहते हैं ना कि रिजॉल्व हो गया केस, उनमें वो भी हैं जिनकी कि लाशें दी गई, और रिजॉल्व में वो लोग भी शामिल हैं जिनके के कमीशन ने इंटरमेंट सेंटर्स में उनको जो है वो सामने ले आए हैं। और इंटरमेंट सेंटर्स एक तरह की गुआंटानामो जेल्स हैं, और वहाँ पर से लोग कभी रिहा नहीं होते, वहाँ पर से भी लोगों की लाशें ही आती हैं। तो इसको वो कहेंगे रिजॉल्व। अब प्रोडक्शन ऑर्डर 600 प्रोडक्शन ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिए हैं।
इन्होंने खुद कहा है, इनके रजिस्ट्रार ने आके, कि हमारे 600 प्रोडक्शन ऑर्डर्स है, हमारी ज़बरदस्त कारकर्दगी, मगर किसी एक में भी जिसकी तरफ उंगली उठाई जा रही है कि इस इदारे के पास है ये शख्स लापता, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। किसी के 2 साल हो गए, किसी के 3 साल। एक केस आप डॉक्टर आबिद शरीफ और मंसूर मेहदी का प्रोडक्शन ऑर्डर हुए हुए 13 साल हो चुके। कैन यू बिलीव इट? तो ये किस तरह का इंसाफ है कि प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद फाइल क्लोज हो जाती है, वो बंदा कभी वापस नहीं आता। तो और फिर ये कि वहाँ पे अंग्रेजी में बात हो रही है, पश्तो बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, वो कुछ समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है। अगर एक पीस ऑफ पेपर ये मांग लेते हैं कि कोर्ट ऑर्डर हमें दे दें, तो वो इनको जिंदगी भर नहीं मिलता, जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आप इनको खुद इनके घरों में पहुंचाएं जो चीज़ इनको चाहिए होती है। वाई दे हैव टू कम टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट? ये आपके पास मुतमईन नहीं है जब भी ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी तो बिल्कुल ऐसी है कि ये उसको अपनी कामयाबी कहते रहे हैं, जो कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका जो फैमिलीज होती हैं, और जो दूर दराज इलाकों से देखें, वो यहाँ उनका आना और 5 मिनट के अंदर अंदर हियरिंग हो जाना और वापस जाना किसने बड़े कर्ब की बात है। सही फरमा रहे हैं। और सिर्फ ये सुनने के लिए वो आते हैं 5 मिनट में कि जी हाँ हियरिंग खत्म हो गई, बस जी ठीक है, आप हम ढूंढ रहे हैं। कल ही मेरे पास एक आए हुए थे सफदर महमूद साहब, जो कि वही शिकायत लेकर आए हुए थे कि हम वहाँ 4-6 साल से हम जा रहे हैं इस कमीशन में, और वो 4 साल से कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर मैं करने वाला हूँ, और जी कुछ भी नहीं होता। तो अब ये है कि ये सैटरडे को या किसी इस तरह से आते हैं या अपॉइंटमेंट देते हैं किसी को, तो उससे मिलते हैं और यही कहते हैं फिर उसको कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर अभी किया ही नहीं है उसका। तो ये फैमिली बेचारी तो समझ रही थी कि प्रोडक्शन ऑर्डर से हमारा बेटा आ जाएगा जी, तो इन्हें ये नहीं पता कि प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद भी लोगों को कई साल हो चुके हैं और उनके बच्चे वापस नहीं आए। अगर आपको इस लेकिन वक्त सुप्रीम कोर्ट में शहबाज भी मैंने शरीफ को इसकी- अगर आपको इस जी। वक्त शहबाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप उनको? मैं यही कहूंगी कि 12वां साल है इस कमीशन को, अगर इसकी कुछ अफादियत होती तो ये 137 मिसिंग पर्सन से शुरू होकर 8,500 पे ना पहुंचता। इसकी कुछ भी अफादियत होती तो प्लीज इन फैमिलीज के ऊपर रहम करें। आप वजीर आजम, अगर आप में कुछ भी पावर है तो इस कमीशन को आप ख़त्म करवाएं, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं जैसे जावेद इकबाल, उनको फिलफौर आप इनको रिज़ाइन करवाएं, स्टेप डाउन करवाएं। इंक्वायरी बेशक आप करते रहें, कमीशन आप बेशक बनाते रहें, हम उसके साथ ताउन करेंगे। तो ये मेरा उनसे पैगाम है कि प्लीज़ हम पे रहम करें। उसके अलावा मैं पूरी तजावीज़ इनकी जो कमेटी बनाई गई है उसमें मैं दे आई हूँ कि आपको सबसे पहला कदम ये करना होगा कि ये कमीशन को बंद करना होगा। दूसरा कदम ये होगा कि तमाम लापता अफराद को एक पॉलिटिकल विल के तहत आप लोगों ने डिक्लेयर करना होगा कि कौन कहाँ है और क्यों है। जो दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में इकरार करना होगा कि ये अब नहीं है दुनिया में, और उनके लिए फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। फिर जैसे कि एक हमारी जो सिविल वॉर ही है जो कि पहले वॉर ऑन टेरर के नाम पे चलती रही, अब भी हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, केपी में इंसर्जेंसी है, तो पूरा मुल्क ही इंसर्जेंसी में है। तो इस वॉर के बाद एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हमेशा दुनिया में बनाया जाता है। तो बेसिकली आप कह रही हैं कम क्लीन ऑन एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, कम क्लीन ऑन एवरीथिंग, और इसको मौसर बनाए, ये ढकोसला है, इसको ख़त्म करें। आई हैव टू लीव इट देयर। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू आमना साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।